हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज यूपीएसआई के लिए मॉक सेकंड है, यानी दूसरा मॉक है। एक मॉक टेस्ट इसके पहले हो चुका है। अगर आप उसको ना देखे हो तो एक बार जरूर उसको देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे मॉक की बात करेंगे और दूसरा मॉक का पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक नवीन राज्य के निर्माण की शक्ति किसमें अंतर्निहित होती है। तो आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है संसद, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राज्य पुनर्गठन आयोग। ये चार ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है कि जो राज्य का निर्माण है वो कौन करता है। राज्य का निर्माण हो गया, राज्य के नामों में संशोधन हो गया, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन कौन करता है, इसको आपको बताना है। इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। और आर्टिकल किसमें है ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आप पहले ऑप्शन बताएंगे, इसके बाद हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर आपको देखना है कि क्या और जान लेना बहुत जरूरी है। जान और लेना क्या जरूरी है? पहले तो ये देखेंगे कि नवीन राज्य का गठन आर्टिकल 3 में है, यानी अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यानी यहाँ पर हमें बताना है कि इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन एक और पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। ये है 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। और ये जो आयोग का गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस उसी की बात होगी। अब देखिए इसमें दो सदस्य थे, क्या थे? अन्य सदस्य, इसको भी आपको जान लेना है। अन्य सदस्य कौन कौन से? एक थे कुंजरू। कौन थे? कुंजरू। और दूसरे थे के.एम. पडिक्कर। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो रहा राज्य पुनर्गठन आयोग। अच्छा, कभी ये पूछ ले कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपको बताना है 1956। 1956 क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। देखिए जब फजल अली क्या करते हैं, जब अध्यक्ष चुने जाते हैं तो उन्होंने 1953 से लगा करके 1955 तक उस पर अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद 2 साल के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट पेश करती हैं। एक रिपोर्ट पेश होती है, उसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई उस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इसको भी आपको याद रखना है। उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेश, इसको भी आपको याद रखना है। इतनी चीजें इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट थी और इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए यदि आप यूपीएसआई टारगेट करते हैं तो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसको आपको बताना है। ऑप्शन दिया है 7, 9, 11 और 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 11, ठीक है। अब इसमें क्या जान लेना जरूरी है उसको भी आप देखेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है, इसका उल्लेख किया गया है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। मौलिक कर्तव्य की बात हो तो मौलिक कर्तव्य 11 है, यानी 11 है। अच्छा, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इस किस समिति की सिफारिश पर थे, इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लिखना है सरदार, आप देखिए ये शॉर्ट नोट्स बना भी सकते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है। ये संबंधित है मौलिक कर्तव्य से, ठीक है ना। सलाह पर 42 ये समिति थी। इस समिति की सलाह पर 42वें संविधान संशोधन 1976, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को। 1976 को भाग 4 का जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? भाग 4 का। तो कभी कभी जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसको आपको बताना है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो भाग 4 में क्या है? उल्लेख है। और अनुच्छेद 51 की क में इस समय प्रेजेंट टाइम अनुच्छेद यानी आर्टिकल कितने में है? 51 के क में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो 51 के क में है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तब उस समय जब 51 क में था तो उस समय मूल कर्तव्य कितने थे? 10। उस समय मूल कर्तव्य कितने थे? 10। लेकिन जो 11वां मूल कर्तव्य है वो कब शामिल किया गया, इसको भी आपको याद रखना है। तो कब शामिल किया गया था? तो आप कहेंगे 46वें संविधान संशोधन 46वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 86वां, तो 86 वाला। तो ये हुआ था 2002 में। इसमें 11वां जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया था। क्या हुआ था?
11वां मूल कर्तव्य जो है वो जोड़ दिया गया था। अब देखिए, जब मौलिक कर्तव्य की बात आई, समिति पूछे तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और किसमें है, भाग 4 क में है। आर्टिकल की बात करें तो 51 क में है। और पूछे 11वां, जो 11वां है कर मूल कर्तव्य, वो कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी, बस इंपॉर्टेंट की ही बात की जाएगी। ठीक है, जो क्वेश्चन बने हैं और जो बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किस वर्ष में भारतीय रुपया का 1 माह के अंदर 2 बार अवमूल्यन हो गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा चुका है और कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है कि ये 1 माह में 2 बार अवमूल्यन हो गया है। इसमें तो ये भी जानना जरूरी है कि अवमूल्यन कितनी बार हुआ है। तो पहले इसके आंसर की बात करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें समझते हैं कि क्या इसमें जान लेना और जरूरी है। देखिए, जो 1991 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन की प्रक्रिया थी वो 1 जुलाई और 3 जुलाई के 2 चरणों में हुई थी। इसको याद रखना है। अब तक भारतीय रुपया है, वो भारतीय रुपये का अवमूल्यन जो है वो 3 बार हुआ है। अब बात करेंगे मुद्रा अवमूल्यन होता क्या है। तो मुद्रा अवमूल्यन का मतलब होता है किसी मुद्रा के मूल्य में अन्य मुद्राओं के मुकाबले गिरावट आना। जैसे अमेरिकी मुद्रा ज़्यादा है और अपनी मुद्रा में गिरावट आएगी, तो ये है। जैसे हम कहें कि $1 में 86 रुपये है, सपोज करिए $1 में 86 रुपये हैं, यानी हमें $1 खरीदने में 86 रुपये जो है देने पड़ते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम 86 रुपये के बजाय अगर हम 87 रुपये दें, तो यानी हमारी मुद्रा की वैल्यू जो है कम हो गई। तो इसलिए मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। और मुद्रा अवमूल्यन का मतलब यह है कि अन्य मुद्रा के मुकाबले हमारी मुद्रा कमजोर होना, यानी ज़्यादा पैसे देना। ठीक है ना। जहाँ हम लोग 86 रुपये खर्च करते थे वहाँ हम 87 रुपये खर्च करेंगे। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझेंगे। देखिए 3 बार मूल्यन हुआ है। कितनी बार, 3 बार। 3 बार जो है 3 बार अवमूल्यन हुआ है। इसको आपको याद रखना है। ये अवमूल्यन कब कब हुआ है इसको भी याद रखना है। देखिए पहली बार की बात करें, अगर पहली बार मुद्रा अवमूल्यन हुआ था 1949 में। और दूसरी बार की बात करें, दूसरी बार हुआ था 1966 में। और वहीं अगर तीसरी बार की बात करें, तीसरी बार कब हुआ था, तीसरी बार हुआ था 1991 में। ये तीनों चीजें आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है, जब कितनी बार पूछे तो 3 बार हुआ है। और कब कब हुआ है, 1949, 1966, 1991। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। अब देखिए यहाँ पर लोक नृत्य पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि लोक नृत्य कौन है। मणिपुर, मोहिनीअट्टम, गरबा और कथकली। ठीक है, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गरबा। गरबा जो है ना, ये भारतीय लोक नृत्य है। और मणिपुर, मोहिनीअट्टम और कथकली, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहेंगे। क्या कहेंगे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य। अब देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो है 8 प्रमुख शैलियां हैं। इस शैली को भी जान लेना बहुत जरूरी है। 8 शैली कौन कौन सी हैं, 8 शैली हैं, 8 शैलियां हैं। भारतीय, पहले लिखते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो 8 प्रमुख शैली हैं, इसको आपको याद रखना है। प्रमुख शैली, ये शैली जो है, पहली शैली की बात करेंगे तो पहली शैली है कथक, जो अपन उत्तर प्रदेश की है। दूसरी है भरतनाट्यम। और तीसरी की बात करेंगे तो यह है कथकली। और चौथी की बात करेंगे तो यह है मणिपुरी। पांचवी की बात करेंगे, पांचवी है ओडिसी। छठी की बात करें तो है कुचिपुड़ी। सातवीं की बात करें तो सत्रिया। और 8वीं की अगर हम बात करें तो यह है मोहिनीअट्टम। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात करें कितनी शैली है, 8, और ये 8 का नाम हो गया। यहाँ इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब देखिए जो भारतीय नृत्य जब हम पढ़ाएंगे, एक क्लास इसकी अलग से बनाएंगे वीडियो, उसमें हम बताएंगे कि कौन सा भारतीय नृत्य कहाँ का है। ठीक है, अगर हम सब एक्सप्लेन करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ हमें क्वेश्चन देखना है। ठीक है, क्लास नहीं है, मॉक टेस्ट है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सरहुल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है कि ये सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। इसमें क्या होता है कि झारखंड में एक उरांव जनजाति होती है। ठीक है, उरांव जनजातियों का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे बसंत के मौसम में मनाया जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है।
उराव जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, उनका प्रमुख त्योहार है। और कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है और बसंत ऋतु में मनाया जाता है। बस इसमें इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि हम शुद्ध जल में नमक को मिलाते हैं तो क्वथनांक। अब क्वथनांक क्या होगा? अगर हम नमक में, यानी हम जब शुद्ध जल में नमक हो गया, चीनी होगा, कोई भी घुलनशील पदार्थ मिलाते हैं तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? जब हम शुद्ध जल में चीनी या नमक जैसे घुलनशील पदार्थ मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अनुवांशिकी के जनक कौन थे, कौन हैं? ठीक है, देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वही, क्योंकि आपको ये चीज पता होगा कि पढ़ने से ज़्यादा जरूरी ये होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। सब चीज़ें पढ़ने वाले, समुद्र में सीपी टूटने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। सिलेक्टेड चीज़ें पढ़िए, आयोग की जो रिक्वायरमेंट है, जो सिलेबस है, उसी चीज़ को पढ़िए। जहाँ से क्वेश्चन उठाया है उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन उठाता है और थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके या इधर उधर कर देता है तो आप लोग फंस जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या पढ़ना है, उसको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ही जिक्र होगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद भी रहे। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? डार्विन होगा, मिल्टन होगा, ब्रिज होगा, वाइसमैन होगा। तो आनुवंशिकी के जनक की बात करें तो ये हो जाएगा गीगर जान मेंडल। इसमें केवल मेंडल लिखा है, तो उनका पूरा नाम क्या था? गीगर जान मेंडल। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, उनका पूरा नाम था ग्रेगर जान मेंडल, उनका पूरा नाम था। ये आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने मटर के पौधे पर, किस पर? मटर के पौधे पर, इन्होंने मटर के पौधे पर अपना आनुवंशिकी अध्ययन शुरू किया था। क्या किया था? आनुवंशिकी अध्ययन शुरू किया था। उन्होंने वंशानुक्रम के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर, किसके? वंशानुक्रम के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन भी किया था। कितने? 3 नियमों का प्रतिपादन किया। देखिए अब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन संभावना है कि पूछा जा सकता है। उसमें पहला क्या है? पहला है इकाई का नियम। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए इकाई का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो गीगर जान मेंडल। और दूसरा क्या था? प्रभाविता का नियम। और तीसरे की बात करें, तीसरा है पृथक्करण का नियम। ये तीनों नियम जो है वो गीगर जान मेंडल के हैं। इन्होंने जब मटर के दाने पर आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विटामिन ए प्रमुखता, यहाँ डैश दिया है, में संग्रहित होता है। यानी बताना है कि विटामिन ए जो है उस शरीर के किस बॉडी में संग्रहित होता है? फेफड़े में, किडनी में, प्लीहा में या यकृत में? तो इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। ठीक है, अब यकृत हो जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ चीजें जानना जरूरी है, इसको हम आपको बताते हैं। इसमें क्या है? विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है जो शरीर में स्वस्थ दृष्टि, त्वचा, हड्डियों और अन्य ऊतकों को बनाए रखने का काम करता है। इतनी चीजें जानना है। और ये जो है विटामिन ए, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन ए जो होता है ना, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? तो इसको आपको बताना है कि इससे रतौंधी होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सॉरी, एक मिनट। रतौंधी, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। और ये वसा में घुलनशील विटामिन है। बस इसमें ये चीजें देखेंगे। अब यहाँ पर हम फेफड़े की बात करें तो फेफड़े का मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना, जिसे हम श्वसन कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में फेफड़ा जो है बाहर से जो हवा लेता है ना, ऑक्सीजन के रूप में हवा लेता है और उसे रक्त में पहुंचाता है। और वही जो है फेफड़ा जो है शरीर की कोशिकाओं से जो है ना उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, वो गैसों को जो है ना, वो जो अपशिष्ट पदार्थ गैस के रूप में होते हैं, उसे फेफड़ा जो है वो बाहर निकालता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और यहाँ पर हम अगर किडनी की बात करें, किडनी, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये रक्त के तरल अपशिष्ट पदार्थ को छानता है और छानने के बाद वो मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये चीजें आपको जानना है। अगर प्लीहा की बात करते हैं तो प्लीहा जो है आरबीसी की कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है। इसका मेन काम यही है, जिससे आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसका एक ड्यूरेशन होता है, एक काल होता है, इसकी एक अवधि होती है, समय होता है। तो प्लीहा जो है ना उसको जो है नष्ट करने का कार्य करता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है इसमें ये चीज और याद रखना है कि प्लीहा को जो है ना रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो रक्त का कब्रिस्तान जो है वो प्लीहा को कहते हैं, कब्रिस्तान। ठीक है, ये हो गई इन सब चीजों का कार्य। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घटक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? ठीक है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछा गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जाम में पूछा गया, समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घास, बकरी और मनुष्य। क्या हो जाएगा? घास, बकरी और मनुष्य। ये क्यों होगा इसको हम बताएंगे। जैसे घास जो होता है ना,
घास जो है ये उत्पादक होता है, क्या होता है, उत्पादक के रूप में आता है। और घास के बाद जो है बकरी, बकरी की बात करें तो बकरी जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता होती है, क्या होती है, प्राथमिक उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता होती है, ठीक है। और मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जो है, मनुष्य ये द्वितीयक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किस प्रसिद्ध विद्वान ने विक्रमांक देवचरित लिखी है। तो इसको आपको बताना है कि ब्रिहान ने लिखा, कल्हड़, कालिदास की जयदेव। ये जो विक्रमादेव चरित है ये किसने लिखा है, यही आपको बताना है। तो आप बताइए ये कौन लिखा है। चलिए ठीक है, इसके क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्रिहान, यानी ऑप्शन ए। देखिए ये बहुत कम लोगों को ही आता होगा ये क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, अब यहाँ कल्हड़ की अगर हम बात करें तो कल्हड़ में देखेंगे, कल्हड़ जो है, कल्हड़ की रचना का क्या नाम है, तो ये है राज तरंगड़ी, राज तरंगड़ी, इसको आपको याद रखना है। राज तरंगड़ी किसकी है, कल्हड़ की। और कालिदास की बात करें तो कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको देखना है। तो एक हम बात करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मेघदूतम, रघुवंशम, रघुवंशम, ठीक है। तो इनकी कई रचनाएं हैं। और जयदेव की अगर बात करें तो इनकी इंपॉर्टेंट रचना है गीत गोविंद, गीत गोविंद। और दूसरे की बात करें तो एक है रति मंजरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रति मंजरी, इसको भी आपको याद रखना है, रति मंजरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने 8 दिल्ली सुल्तानों का शासनकाल को देखा है। जियाउद्दीन बर्नी, शम्स ए सिराज अफीम, मिन्हास उल सिराज और अमीर खुसरो। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या होगा, अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो के बारे में आपको थोड़ा जान लेना चाहिए। इनका जन्म जो है ना, अमीर खुसरो का जो जन्म है वो 1253 ईस्वी में, 1253 ईस्वी में पटियाली में हुआ था, पटियाली। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पटियाली एटा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, सन नहीं पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया कहाँ हुआ था, तो पटियाली। कभी कभी ऑप्शन में पटियाली दे देता है और कभी कभी जो है एटा देता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब इनसे संबंधित चीजें क्या याद रखना है, जो है खुसरो को जो है ना, इनको उर्दू साहित्य का संस्थापक भी माना जाता है। क्या माना जाता है, उर्दू साहित्य का संस्थापक, इनको उर्दू साहित्य का संस्थापक भी कहा जाता है, इसको याद रखना है। इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है, भारत का तोता, या तोता ए हिंद, या तोता ए हिंद, तोता हिंद किसे कहा जाता है, तो खुसरो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसने हर्षवर्धन के प्रशासन एवं कन्नौज के दरबारी जीवन के बारे में लिखा है। ठीक है, बताना है, अलबरूनी, फाहियान, फेंसांग और इब्न बतूता। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा फेंसांग। ये तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ह्वेनसांग जो है ये चीनी यात्री थे। क्या थे, चीनी यात्री। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्वेनसांग कहाँ का रहने वाला था, तो चीन का। ये भारत कब आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये 7वीं सदी में आया था, 7वीं सदी में। इसको भी आपको याद रखना है कि चीनी यात्री था ह्वेनसांग, 7वीं सदी में वो भारत आता है और हर्ष के दरबार में कई वर्षों तक रहता है। किसके दरबार में, हर्ष के दरबार में। यही क्वेश्चन ही पूछा गया है, हर्ष के दरबार में कई वर्षों तक रहता है। और इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में 5 वर्ष तक, नालंदा विश्वविद्यालय में 5 वर्ष तक रहे, यानी समय बिताए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जान लेना चाहिए। और हर्ष द्वारा आयोजित, जो हर्ष थे ना, ये हर्षवर्धन जो है ना, ये धार्मिक सभा आयोजित करते थे। जब धार्मिक सभा आयोजित करते थे तो ह्वेनसांग जो है ना, वो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ठीक है, इसको भी आपको जानते रहना है, फिर लिख दे रहा हूँ। हर्ष द्वारा आयोजित धर्म सभा का अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी कौन हुआ करता था, ह्वेनसांग। इसको भी आपको याद रखना है। इतनी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आपको बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। देवपाल, धर्मपाल, ध्रुवा और गोपाल।
तो इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर धर्मपाल के बारे में हम क्या जानेंगे। धर्मपाल के समय में जो है ना, ये बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनने जो है ना तांत्रिक प्रक्रिया होती थी, यानी जो क्या कहें कि जो तांत्रिक यंत्र चलते हैं ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा लिप्त रहा करते थे। और अगर गोपाल की बात करें तो गोपाल जो है ना, वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। क्या किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? अरे सॉरी एक मिनट, मैंने गलत बता दिया, माफ करिएगा। ये संस्थापक बता रहे थे, ठीक है। अगर हम पाल वंश की संस्थापक की बात करेंगे तो पाल वंश जो है इसके संस्थापक थे गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक थे। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो किया कौन था? कुमार गुप्त, जो कि गुप्त वंश के थे, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद किसने लिखी? आपको बताना है कि किताब जो है ये रचना किताब उल हिंद किसने लिखी। ऑप्शन दिया है अबुल फजल, अमीर खुसरो, अलबरूनी और फिरदौसी। इसके सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी, यानी ऑप्शन सी। अब इसके बारे में और क्या जान लेना है? इसके बारे में ये जान लेना है कि अगर अबुल फजल की रचना की बात करेंगे तो अबुल फजल जो है वो लिखा है अकबरनामा। और बात करें आईने अकबरी, क्या है? आईने अकबरी। अब अकबरनामा, आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल। और फिरदौसी की बात करें, फिरदौसी जो है इनकी रचना है शाहनामा, इसको भी आपको याद रखना है। और अमीर खुसरो की बात करेंगे तो अमीर खुसरो की रचनाएं अनेक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको जानेंगे, किरान उश शादेन, और एक है आशिका, इसको भी आपको याद रखना है, आशिका है। और एक और इम्पॉर्टेंट है, उसको कहते हैं नूह सिपिहर, इसको भी याद रखना है, नूह सिपिहर। ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? अब ये सही सुमेलित है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है एलोरा शक, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव और खजुराहो चंदेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खजुराहो और चंदेल, यानी यही इसमें सही है, बाकी सब गलत है। अब इसके बारे में देखिए, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। जो इसमें एलोरा है ना, एलोरा की बात करें तो एलोरा राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा है। एलोरा जो है वो राष्ट्रकूट, मैं लिख दे रहा हूँ, एलोरा जो है राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया था। और जो महाबलीपुरम है ना, महाबलीपुरम का मंदिर जो है ये पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया था। किसके? पल्लव शासकों द्वारा, ठीक है। और मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो ये जो है पांडे शासकों द्वारा बनाया गया था। देखिए ये जो था ना, ये क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में 3 प्रेसिडेंसी शहर कौन से थे? ये प्रेसिडेंसी शहर का तात्पर्य ये था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत पर प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 का निर्णायक युद्ध जीत लेने के बाद जब ब्रिटिश जो है अपने भारत में बंगाल पर जब कब्जा करते हैं तो यहाँ पर जो अपना रूल रेगुलेशन चलाने के लिए उन्होंने न्यायालय की स्थापना करते हैं। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसी के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता में जो है वो एक न्यायालय की स्थापना करते हैं। तो कलकत्ता में जब न्यायालय की स्थापना होती है तो उसमें क्या है कि क्रम वाइज कलकत्ता और बॉम्बे और मद्रास, तो कलकत्ता बॉम्बे मद्रास में जो है इन्होंने रचना करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। कलकत्ता दिल्ली बॉम्बे, ऑप्शन डी नहीं, ये कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास, दिल्ली नहीं था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा मुगल शासक कुशल वीणा वादक था? इसको आपको बताना है कि कौन सा शासक यहाँ पर कुशल वीणा वादक था। देखिए उसमें क्या है, थोड़ा नंबर का क्रम जो है गड़बड़ हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो माफ करिएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कुशल वीणा की बात कर रहा है, ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। तो ये थे औरंगजेब, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? औरंगजेब जो है ये 6वें मुगल शासक थे, 6वें
मुगल शासक थे। और अकबर की बात करें तो अकबर का काल जो है ना वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, इसको भी आपको याद रखना है, स्वर्ण युग, स्वर्ण युग के नाम से जानता है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो ये जो है ना ये चित्रकला, चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग। और जहांगीर ये स्थापत्य कला, स्थापत्य, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये जितनी चीजें हैं ना ये इंपॉर्टेंट चीजें, इसको आपको याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल वंश के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, किसका, चित्रकला का स्वर्ण युग और फिर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग और स्वर्ण युग। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो चीजें पूछे गए हैं बस उसी का जिक्र हो रहा है। यहाँ क्लास नहीं चल रही, सिर्फ मॉक टेस्ट है, जो इंपॉर्टेंट है बस उसी का जिक्र होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि गोविंद धोंदू पंत, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है और 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। यहाँ ऑप्शन दिया, स्पेस दिया है कि दंतक और उत्तराधिकारी थी, यानी कुल क्वेश्चन कहने का मतलब ये था कि नाना साहब किसके उत्तराधिकारी थे। क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दिया है पेशवा बाजीराव द्वितीय, झांसी के राजा माधवराव सिंधिया और मल्हर का राव होलकर। इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। अब नाना साहब 1857 की क्रांति में के प्रमुख नेता माने जाते हैं, इसको भी आपको याद रखना है, पढ़ाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, भारत के अंतिम मुगल राजा बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कहाँ निर्वासित किया गया था, यानी कहाँ भेज दिया गया था। ऑप्शन दिया है चीन, ईरान, भूटान और बर्मा। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्मा। बर्मा मीन्स रंगून, रंगून कहाँ पड़ता है, बर्मा में। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से जाना जाता है, वो अंतिम मुगल शासक थे, ये इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में इन्हें क्यों भेजा गया उसको सोचिए। 1857 की क्रांति में जो संग्राम चल रहा था, इनको जो है ना आरोप लग गया था कि विद्रोहियों का साथ देने के कारण, विद्रोहियों का जो विद्रोह थे, विद्रोह किया गया था, उनके साथ देने के कारण इसे रंगून भेज दिया जाता है। और जहाँ यहाँ इनकी जो है 1862 ईस्वी में इनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल बादशाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो रंगून में हुई थी। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना, बस इतना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था। यहाँ बताना है 1910, 1914, 1918 और 1922 आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1914। अब इसके बारे में और क्या जान लेना है। ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में जतरा भगत, किसके, जतरा भगत, जतरा भगत जो थे इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर, इसको भी आपको याद रखना है, ये छोटा नागपुर में हुआ था, ठीक है। और ये जो किए थे जतरा भगत, ये जतरा भगत जो है ना ये किस समुदाय के थे, इसको उरांव समुदाय, उरांव, इसको याद रखना है, ये उरांव समुदाय के थे, उरांव समुदाय के थे। ये जो है ना वहाँ एक जमींदारी प्रथा चलती थी, यानी जो जिसके पास जमीन रहती थी वो अपना हक जताता था, तो उसके प्रतिरोध में, तो कभी कभी ये पूछा जाता ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन जो है किसके खिलाफ हुआ था, तो वो जमींदारी के खिलाफ, किसके खिलाफ, जमींदारी, इसको भी आपको याद रखना है, जमींदारी की नीतियों का विरोध हुआ था, नीतियों का विरोध हुआ था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो आंदोलन हुआ था ताना भगत का, और ये किसके विरोध में हुआ था, जमींदारी की नीतियों के विरोध, यानी जो जमींदार थे उनकी नीतियां जो है बहुत गड़बड़ थी, उसी नीतियों के खिलाफ हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया था। ऑप्शन दिया गया है लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और मद्रास अधिवेशन। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। अब इसमें क्या जान लेना जरूरी है कि कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, जब ये जनगण मन गाया गया था, तो 1911 में जनगण मन गाया गया था। और जो कहाँ हुआ था, ये कलकत्ता के 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में ये जनगण मन गाया गया था। उस समय जो इसके अध्यक्ष थे, उस समय अध्यक्ष जो है ये विशप नारायण थे। कौन थे, विशप नारायण दत्त, इसको याद रखना है। और अगर हम बात करें यहाँ पर लाहौर अधिवेशन, तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, ये हुआ था 1929 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इतना इंपॉर्टेंट है।
अगर हम बात करें कराची अधिवेशन की, तो कराची अधिवेशन जो है ना वो 1931 में हुआ था। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अध्यक्ष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। और इसमें हुआ क्या था, स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपरेखा, क्या हुआ था, रूपरेखा तैयार किया गया था, तैयार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या किया गया था, स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने वाला प्रस्ताव पास किया गया था। इसको जानना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, लेटेराइट मिट्टी जो है में किसकी मात्रा अधिक होती है। आपको बताना है कि इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। लेटेराइट मिट्टी में जो है लौह अयस्क की मात्रा ज़्यादा होती है। लेटेराइट मिट्टी में लौह अयस्क की मात्रा ज़्यादा होती है। इस मिट्टी को जैसे जो ऊपरी परत होता है ना, कभी आप देखेंगे तो ऊपरी परत में एल्युमिनियम व आयरन की मतलब ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसके कारण देखे होंगे कभी लाल लाल सा दिखने लगता है, ठीक है, इसको याद रखना है, लाल ईंट की तरह दिखता है। यह मृदा जो है ना वो कॉफ़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी मानी जाती है। और इस मृदा का जो विकास है ना वो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कहाँ पर, उष्णकटिबंधीय आर्द्र कह लीजिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में, ठीक है। ये मानसूनी, ऐसे मानसूनी प्रदेशों में पाया जाता है जहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु हो, वहाँ पर ये लौह अयस्क लेटेराइट जो है पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 23, मूंगफली की खेती करने के लिए कौन से संवर्धन को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो आपको बताना है कि यहाँ पर किसका देना चाहिए। इसके सही ऑप्शन की बात करेंगे तो लिखा गया यहाँ पर ऑप्शन दिया है एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, माइक्रोजिया और फास्टोबैक्टीरिया। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा फास्टोबैक्टीरिया, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फास्फोबैक्टीरिया। अब ये क्या है ना, ये मूंगफली की खेती करने के लिए फास्फोबैक्टीरिया का संवर्धन प्राथमिकता दी जाती है इसमें। और इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो इसमें पाए जाते हैं और जो फसलों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी लाभदायक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं फसल चक्र अनुसार मुख्यतः मदद करता है। जो फसल चक्र है ना, फसल चक्र वो मदद किसकी करता है। ऑप्शन दिया है परजीवियों को नष्ट करना, दूसरा दिया है मिट्टी की उर्वरकता को सुधारना, और तीसरा कहा रहा है कि पौधों में ज़्यादा किस्म का उत्पादन करना, कीटनाशकों का उपयोग कम करने हेतु। इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा मिट्टी की उर्वरकता को सुधारना। होता क्या है कि फसलों को इस प्रकार जैसे हेर फेर करके अगर हम बोया जाता है जिससे फसलों में अधिक पैदावार होती है नहीं, तो वही भूमि जो है उर्वरक शक्ति इसकी बनी रहे। कुल मिला के ये है कि जैसे एक साल में कोई एक अनाज उगा रहा है तो उस साल गेहूं की अनाज उग रही है तो उस समय केवल गेहूं की उगे, और दूसरी फसल हो तो वो धान की हो या कोई अन्य फसल हो, तो उससे जो है ना मिट्टी की उर्वरकता जो है वो बनी रहती है। क्या होती है, मिट्टी की उर्वरकता जो है वो बनी रहती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं वन महोत्सव किस वर्ष में आरंभ किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है। इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन कह रहा है 1947, 1950, 1955 और 1960। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। जो वन महोत्सव था ना वो 1950 में जो है लागू किया गया था। 1950 में कहें तो उस समय तत्कालीन जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे वो के.एम. मुंशी थे। कौन थे, के.एम. मुंशी उसमें थे। तो वो जो है ना वन संरक्षण और पेड़ को लगाने के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन यानी उत्साह पैदा किए थे उसमें। और ये क्वेश्चन और बनता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई के बीच, 1 से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, वन महोत्सव मनाया जाता है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, 21 मार्च को जो है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन। आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और सीरीज को कंटिन्यू बढ़ाते रहेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब तक एसआई का एग्जाम नहीं हो जाएगा कंटिन्यू हफ्ते में चाहे 2-3 मॉक जरूर हमारा यूट्यूब पर करता रहेगा और आपके लिए बहुत बेहद साबित होगा। इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, आई लव यू।